हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा एमपीपीएससी प्री का टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने एमपीपीएससी प्री का यूनिट फर्स्ट का कुछ टॉपिक देखा था, जिसमें हमने संकल्पना एवं विचार देख लिया था, भारतीय ज्ञान परंपरा देख ली थी और भारतवर्ष देखा था। भारतवर्ष का हमने कहा था कि इसके 2 पार्ट्स में वीडियोस आएंगे, जिसका पहला पार्ट अपलोड हो गया है और बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छा सपोर्ट आप सभी का मिला। इसका आज दूसरा पार्ट है, या कह सकते हैं आज इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो हमने जहां से इसे छोड़ दिया था वहीं से अपने एपिसोड की, अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस और उस लास्ट वीडियो में जो भी लोग नए हो, मैं बता दे रहा हूं, इससे पहले वाली वीडियो में भारतवर्ष के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको लगभग 80 या 90 नाम बताए थे भारत के। ठीक है, अब हम उनमें से प्रमुख का कारण भी दे रहे हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक जो भी तैयारी कर रहे हो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा था जो चाइनीज यात्री आए थे या चीन के जो यात्री आए थे वो भारत को कुछ नाम दिए थे। उनमें से हमने वेनसांग को देखा था, इत्सिंग को देखा था और भी कुछ थे उन्हें देखा था। ठीक है, उनमें से एक बच गया था, ठीक है, जिसका नाम था झांग कियान या चांग कियान। क्या नाम था बेटा? उसका नाम था झांग कियान या चांग कियान। कौन था ये? ये चाइनीज यात्री था। ठीक है, चाइना का यात्री था। इसने भारत के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, शेंदू। भारत के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, शेंदू। ठीक है, और चाइनीज भाषा में, अगर चाइना की भाषा में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये किसका रूपांतरण था? ये था हमारे यहाँ बहने वाली सिंधु नदी का। अर्थात इसने सिंधु नदी को शेंदू कहा था, अर्थात इसने भारत को शेंदू नाम दिया था। ठीक है, इतना दिखाई दे रहा? बहुत बढ़िया, साफ सुथरा दिख रहा। ठीक है, तो चाइनीज वालों से या चाइना के यात्रियों द्वारा हमने जो नाम दिए गए थे भारत के उसे पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और एक चाइनीज को मैंने बचा लिया था जिससे यहीं से वीडियो की शुरुआत होगी। ठीक है, अब आते हैं भारत के अन्य नामों पर। भारत का एक और नाम आपको देखने को मिला था, या अभी बता रहा हूं जिस, और वो कौन सा नाम था? सप्तद्वीप वासुमती। ये भी एक नाम मिलता है भारतवर्ष का, सप्तद्वीप वासुमती। पूछा जाए एग्जाम में, अगर आ जाए सप्तद्वीप वासुमती ये नाम कहां पर मिलता है, या इसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि इसका कोई साहित्यिक साक्ष्य है, तो हाँ बिल्कुल है, इसका एक साहित्यिक साक्ष्य है। जो सप्तद्वीप वासुमती नाम है ये मिलता है हमको पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य से ये नाम हमको देखने को मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से हमको एक नाम मिलता है सप्तद्वीप वासुमती। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब सप्तद्वीप का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में तो है, क्या इसका उल्लेख अन्य जगहों पर भी है? हाँ है, पूरा वासुमती के रूप में नहीं है लेकिन सप्तद्वीप के नाम से है। सप्तद्वीप का उल्लेख हमको कहां पर मिलता है बेटा? हमको मिलता है पुराणों में। ठीक है, पुराणों में हमको सप्तद्वीप नाम देखने को मिलता है। और कौन से पुराण? तो 2 पुराणों को याद रखेंगे। पहला है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, और दूसरा है बेटा विष्णु पुराण। इन 2 पुराणों में सप्तद्वीप हमें नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन्हीं पुराणों में आगे चल करके बताया गया है कि सप्तद्वीप में कौन कौन से द्वीप आते थे। ठीक है,
तो इस सप्त द्वीप में बेटा आता था पहला जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, फिर आता था बेटा शक द्वीप, फिर आता था कुश द्वीप, कुश द्वीप, फिर आता था बेटा पुष्कर द्वीप। जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें भी इन द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। पुष्कर द्वीप के बाद आता था बेटा क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप, फिर इसके बाद आता था बेटा शालमल द्वीप, शालमल द्वीप, शालमल द्वीप, और फिर आता था बेटा लास्ट में गोमेद द्वीप। बड़े ही आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाइएगा नहीं। गोमेद द्वीप या इसे ही हम लक्षद्वीप आज के समय में कहते हैं। ठीक है, तो नाम गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कुल 7। ये जो सप्तद्वीप नाम है, तो 7 द्वीपों के समूह को क्या बोला गया बेटा? सप्तद्वीप बोला गया। ये सप्तद्वीप शब्द का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है। और सप्तद्वीप में कौन कौन से द्वीप आते थे बेटा? तो जम्बू द्वीप आता था, शक द्वीप आता था, कुश द्वीप आता था, पुष्कर द्वीप आता था, क्रौंच द्वीप आता था, शालमल द्वीप आता था और गोमेद द्वीप आता था। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं बेटा एक और शब्द की तरफ। ठीक है, और वो शब्द मिलता है हमको कहां पर? वो शब्द हमको मिलता है बेटा वायु पुराण में। कहां पर मिलता है बेटा? वायु पुराण में। वायु पुराण में हमको शब्द मिलता है चतुर्द्वीपा या चतुर्दिया। ठीक है, ये नाम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चतुर्द्वीपा, चतुर्दिया, वासुमती। ठीक है, चाहे चतुर्द्वीपा वासुमती बोलिए, चाहे चतुर्दिया वासुमती बोलिए, ये नाम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो कुछ और जानकारियां मिलती है। क्या नाम? इस देश का नाम सप्त सैंधव भी था। ठीक है, हमारे भारतवर्ष का नाम सप्त सैंधव भी था, सप्त सैंधव प्रदेश भी था। क्यों पड़ा उसका कारण जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? सप्तद्वीप नाम कैसे पड़ा। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे पहले भी इसी का जो पहला पाठ हम बना रहे थे भारतवर्ष वाला, तो इसमें मैं आप लोगों को बताया था जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जननी है, माता है। किस चीज की? जितनी भी संस्कृतियां जन्म ली हैं अभी तक, सभी संस्कृतियों की और सभी सभ्यताओं की जननी है सिंधु घाटी सभ्यता। पहली बात इसके बारे में जाने। फिर जानिएगा इसी के बारे में दूसरी बात कि जो आर्य आए भारत में, आर्य, उनका निवास स्थान भी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, ये आर्य यहाँ पर आए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? जब आर्य भारत आए तो इस देश का नाम यानी जो भारतवर्ष था उसका नाम पड़ गया सप्त सैंधव। सप्त सैंधव ये नाम पड़ा बेटा। अर्थात हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं
कि जब आर्य भारत में आए तो भारत का नामकरण उन्होंने किया सप्त सैंधव के नाम से। अब सप्त सैंधव क्यों नाम पड़ा, तो सबसे पहले जानिएगा, सप्त सैंधव हम ऐसे प्रदेश को कह रहे हैं जहां 7 नदियों का सिंचाव क्षेत्र हो, अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश, 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश को क्या कहते हैं बेटा, सप्त सैंधव प्रदेश को कहते हैं सप्त सैंधव। नाम से समझ में आ गया, तो तुम्हारा मास्टर अब यही नहीं रुकने वाला है, अब उन 7 नदियों के नाम भी देख लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां थी बेटा, तो वो नदी थी सरस्वती नदी, नदी नहीं लिख रहा हूं, केवल नाम लिख रहा हूं, सरस्वती नदी। फिर थी शतुद्री नदी, कौन सी नदी थी बेटा, शतुद्री नदी, ठीक है। फिर इसके बाद से थी बेटा विपाशा नदी, विपाशा नदी। फिर इसके बाद थी बेटा सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, पुरुषणी, पुरुषणी नदी। फिर थी बेटा अस्किनी, अस्किनी नदी। फिर थी बेटा वितस्ता, अस्किनी के बाद वितस्ता, और वितस्ता के बाद आखिरी नदी आपकी हो गई सिंधु, ठीक है। तो गिनिएगा कितनी नदियां हो गई, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, पुरुषनी, अस्किनी, वितस्ता और सिंधु। ये 7 नदियां हैं। ये इस 7 नदियों के पानी से जो एरिया, जो क्षेत्र सिंचित होता था उसे सप्त सैंधव प्रदेश नाम दे दिया गया। और सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में जानकारियां केवल इतनी ही नहीं और ज्यादा है, ठीक है। इसको देखिएगा, ठीक है। पहला, ये जो सप्त सैंधव प्रदेश अगर पूछा जाए कि इसका क्षेत्र कहां पर है, कोई लोकेशन कहां पर है, तो वो लोकेशन है आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब। पंजाब के बाद हो गया आपका सिंधु या सिंध कह सकते हैं, पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान। ये पूरे एरिया को मिला करके उस समय का सप्त सैंधव प्रदेश बनता था, ठीक है। अब बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, जो भी लोग तैयारी करने वाले हैं उन सभी के साथ में, ठीक है, क्योंकि इससे उनका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या बताने वाला था मैं। ये जो सप्त सैंधव प्रदेश था बेटा, सप्त सैंधव प्रदेश, यहाँ की कुछ विशेषताएं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आर्य निवास करते थे, ये बात आपको पता चल गई, ठीक है, आर्य निवास करते थे। इसके अलावा इसी प्रदेश में यानी सप्त सैंधव प्रदेश में क्या हुआ था, ऋग्वेद के वंश मंडल की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी बेटा, वंश मंडल की। अब यहां से कुछ जानकारियां निकल करके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ऋग्वेद में कितने मंडल है बेटा, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है। जो 2 से अगर हम 7 तक देखें, 2 से 7 तक यानी कुल कितने हो रहे हैं, 6 मंडल। इन 6 मंडलों को बेटा एक साथ कहते हैं वंश मंडल, ठीक है। इनकी जो रचना हुई है वंश मंडल की, उसकी रचना कहां पर हुई है, सप्त सैंधव प्रदेश में। इसकी रचना हुई है बेटा सप्त सैंधव में, सप्त सैंधव एरिया में या सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक है। यानी ऋग्वेद के कुल 10 मंडल, 10 मंडल में से दूसरा और 7वां यानी कुल 6 मंडलों को उठाएंगे तो ये होता है वंश मंडल। और वंश मंडल की रचना हुई है बेटा सप्त सैंधव में। ये जो वंश मंडल है
यही सबसे प्राचीन माने जाते हैं और यही सबसे मूल माने जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट वाले, विशेष वाले या जड़ वाले माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या जान सकते हैं आपको कि ये जो 2 से लेकर के 7 नंबर तक है, इन्हें वंश मंडल क्यों कहते हैं? तो वंश मंडल कहने का कारण है बेटा, वंश मंडल कहने का कारण है, क्या कारण है? 2 से लेकर के 7 तक जो भी मंडल थे उनकी रचना किसने की है? रचना अलग अलग ऋषियों ने की है। किसने की है बेटा? अलग अलग ऋषियों ने की है। अब ये जो अलग अलग ऋषि थे, जब ऋषि ही अलग अलग हैं तो उनका परिवार या कह ले कुल या इनका कह ले वंश, ये भी तो अलग अलग होगा। अगर एक ही ऋषि करते तो उनका वंश भी एक होता, लेकिन इन 6 मंडलों को, यानी 2 से लेकर के 7 तक के जो मंडल हैं, उन मंडलों की रचना ही अलग अलग ऋषियों ने की है। अब अलग अलग ऋषियों ने रचना की है तो उनका वंश भी अलग अलग था। जब वंश भी अलग अलग था बेटा, तो इसे नाम दे दिया गया वंश मंडल। पूछा जाए एग्जाम में वंश मंडल की रचना कहां पर हुई है, तो वंश मंडल की रचना हुई है सप्त सैंधव में। सप्त सैंधव नाम किसने दिया बेटा? तो आर्यों ने नाम दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि सप्त सैंधव ऐसा क्षेत्र था जो 7 नदियों द्वारा सिंचित होता था। 7 नदियां कौन कौन सी थी बेटा? तो ये नाम लिख दिया गया है। इतनी बातें अभी तक समझ में आई? तो ये हुआ सप्त सैंधव के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको मैं जान रहा हूं बहुत पसंद आ रही है। ठीक है, पसंद आ रही है तो क्या करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, इसी से जुड़ा हुआ। अब चलते हैं हम कुछ पुराणों में और उसके बारे में जानकारियां देखते हैं। अगर हम चलते हैं बेटा ऐतरेय, पुराणों वाले बात बाद में देखते हैं, पहले हम चलते हैं ब्राह्मण में। और पहला ब्राह्मण हम देख रहे हैं ऐतरेय ब्राह्मण। जब हम जाएंगे बेटा ऐतरेय ब्राह्मण में, तो यहां से कुछ जानकारियां मिलती है भारतवर्ष के बारे में। वो जानकारी क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण में जो भारतीय उपमहाद्वीप है, क्या है बेटा? ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, इसके 5 भाग बताए गए। इसके 5 भाग बताए गए हैं। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप के कुल 5 भाग बताए गए हैं। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो पहले को नाम दिया गया है बेटा, पहले को नाम दिया गया है मध्य देश। दूसरे को नाम दिया गया है उत्तरापथ, उत्तरापथ। तीसरे को नाम दिया है गया है बेटा प्रातिच्य, प्रातिच्य। या अगर एग्जाम में आ जाए दूसरा नाम इसका, तो वो नाम होगा अपरांत, अपरांत। फिर नाम दिया गया है बेटा प्राच्य, और फिर नाम दिया गया है बेटा दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। ठीक है, ये नाम दिए गए हैं। यानी भारतीय उपमहाद्वीप को ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि इसके 5 भाग थे। ठीक है, और वो 5 भाग कौन कौन से थे बेटा? तो वो था मध्य देश, उत्तरापथ, प्रातिच्य या अपरांत, प्राच्य और दक्षिणापथ। मध्य देश की लोकेशन क्या थी? तो मध्य देश के बारे में जानकारी रखेंगे आप लोग, यमुना और और जो ब्रह्मपुत्र है उसके जो बीच का मैदानी भाग है, मैदानी भाग, उसे मध्य देश कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उत्तरापथ किसे कहा गया बेटा? उत्तरापथ का मतलब उत्तर पश्चिम वाला एरिया, जो उत्तर पश्चिम भारत था या उत्तर पश्चिम भारत है, उसे उत्तरापथ बोला गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो पश्चिम भारत है उसे प्राच्य या अपरांत कहा गया। प्राच्य जो आपका पूर्वी भाग है, जो भारत का पूर्वी भाग है या पूर्वी जो भारत है, उसे क्या बोला गया? प्राच्य बोला गया। और ये पूर्वी भारत का आर्यीकरण हो गया था, यानी आर्य यहां पर भी बसने लगे थे, क्योंकि आर्य कहाँ आ रहे हैं? उत्तर पश्चिम एरिया से आ रहे हैं, उत्तर से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो आ करके धीरे धीरे भारत में अपना विस्तार कर रहे हैं, उनका भौगोलिक विस्तार हो रहा है। तो वो फैल गए थे कहां तक? उनका विस्तार कहां तक हो गया था? पूर्वी भारत तक। अर्थात पूर्वी भारत का भी आर्यीकरण हो गया था। अगर पूछा जाए पूर्वी जो भारत है उसका आर्यीकरण करने का श्रेय किसको जाता है, तो पूर्वी भारत का आर्यीकरण किया था गौतम राहुगढ़ ऋषि ने। किसने किया था बेटा? नाम लिख दे रहा हूं यहां पर। ये जो आर्यीकरण किया गया था, उस आर्यीकरण का श्रेय जाता है गौतम राहुगढ़ ऋषि को। ठीक है, ये जानकारी कहां से मिलती है कि पूर्वी भारत का आर्यीकरण कर दिया गया था और गौतम राहुगढ़ ऋषि ने किया था? तो ये जानकारी मिलती है बेटा शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण से, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे, सभी को ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं दक्षिणापथ। ठीक है, दक्षिणापथ, इसके बारे में बताते हैं। जो बचा हुआ पूरा भाग रह गया, ठीक है, अर्थात एक लेखक हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक ने कहा था कि जो नामादोष है, नामादोष कहा जाता था नर्मदा को, अर्थात नर्मदा के दक्षिण वाला जो भी भाग है, नर्मदा के दक्षिण वाला भाग क्या कहलाया? दक्षिणापथ कहलाया। और याद रखिएगा, जो दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ, इसका भी आर्यीकरण हो चुका था, इसका भी आर्यीकरण हो चुका था। यानी आपको धीरे धीरे ये दिख रहा है कि आर्यों का विस्तार पूरे भारत में हो रहा है। इसका भी आर्यीकरण हो गया था, और इसके आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है अगस्त्य ऋषि को। किसे जाता है बेटा? अगस्त्य ऋषि को जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब यहां पर एक जानकारी और लिख लीजिएगा। कितने उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप के कितने हिस्से बताया? मैं 5 हिस्से बताया। पहला मध्य देश, फिर बताया उत्तरापथ, फिर प्राच्य या अपरांत, फिर प्राच्य और दक्षिणापथ। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दे दिया। लेकिन एक और जानकारी है, एक व्यक्ति है, नाम अभी बताऊंगा तो ध्यान में आ जाएगा। वो व्यक्ति है वेनसोंग, वही चीनी यात्री। ये इन 5 जगहों को मिला करके भारत को एक नाम देता है, यानी इन 5 जगहों को मिला दिया जाए तो हमारा भारतवर्ष बन जाता है। इन 5 जगहों को मिला करके वेनसोंग ने नाम दिया है पंच भारत। पंच भारत, या जिसे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? 5 इंडीज, ये नाम दिया था वेनसोंग ने। ठीक है, येन्तु, सिंधु, ये सब नाम दे ही रहे हैं, लेकिन ये भी नाम दिया था 5 इंडीज या पंच भारत, यानी इन 5 को मिला लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका पंच भारत। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई सारी चीजें तो।
थोड़ा सा इसके अरेंजमेंट में टाइम लग गया, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं वो बीच बीच में डिस्टर्ब करती हैं। फ़ायदा है तो नुकसान भी है इस चीज़ का, ठीक है। चलिए कुछ इसका सेटअप बना लेता हूँ, तो आगे की बातें देखते हैं। और देने वाला हूँ, ये वीडियो पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी, लगभग 1 घंटे के आसपास जाएगी, तो धैर्य बना करके रखिएगा, क्योंकि MPPSC है, इसमें धैर्य और मेहनत और नियमितता तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। इनमें से किसी एक का भी लोप होगा तो आप विलोप हो जाएंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं बेटा अब मनुस्मृति की ओर। कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति, मनुस्मृति में क्या बताया गया है? ये बताया गया है कि आर्य तो थे, लेकिन आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ पर था? आर्यों का भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया गया है। आर्यों का भौगोलिक विस्तार, आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पर था? तो उसके लिए 4 शब्द आए हैं, 4 जगह आई हैं। पहला ब्रह्मावर्त, फिर आया है बेटा ब्रह्मर्षि देश, फिर आया है बेटा मध्य देश, और फिर आया है बेटा आर्यावर्त। यानी आर्य जो भारत में आए थे, वो जहां जहां पर अपना विस्तार कर लिए थे, तो उस भौगोलिक विस्तार के आधार पर मनुस्मृति में उनकी जगहों को लोकेट किया गया, जगहों के बारे में बताया गया, और वो जगह थी ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश और मध्य देश। अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और इनके बारे में, आर्यावर्त के बारे में क्या जानकारी है, ठीक है। तो वो देखिएगा बेटा, सबसे पहले आते हैं हम ब्रह्मावर्त पर। ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त की लोकेशन है, डिस्टर्ब कर, हाँ, तो ब्रह्मावर्त की लोकेशन है बेटा सरस्वती और, दिखाई दे रहा, हाँ, सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच का मैदानी क्षेत्र, दृष्टवती नदी के बीच का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ब्रह्मावर्त के बाद आपको बताया था मैं ब्रह्मर्षि देश के बारे में। ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश की लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन है गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, या इन्हीं का बीच का मैदानी भाग, चाहे मैदानी भाग बोल लीजिए या इनके बीच का दोआबी क्षेत्र बोल लीजिए। पहली बात, इसमें कुछ जगहें भी मेंशन है, जैसे कुरुक्षेत्र, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, ये सारे लोकेशन भी इसके अंदर में थे, ठीक है। अब गंगा और यमुना के बीच के दोआबी क्षेत्र को एक और नाम दिया गया है आर्यावर्त, आर्यावर्त भी नाम दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर और ज्यादा प्रकाश हम डालते हैं, ठीक है। गंगा यमुना दोआबी क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश भी कहा गया है, और इसी के बीच के क्षेत्र को आर्यावर्त भी कहा गया है। अब आर्यावर्त का संबंध याद रखिएगा, विष्णु का एक अवतार है, विष्णु का अवतार है एक, कौन सा? कल्कि अवतार, कल्कि अवतार। तो जब ये कल्कि अवतार होगा, तो कल्कि अवतार का जो कर्म क्षेत्र होगा, यानी जहां पर ये होगा जहां पर अपना पूरा कर्म करेंगे, यानी कल्कि अवतार का कर्म क्षेत्र होगा आर्यावर्त, ठीक है। इतनी बातें अभी तक क्लियर हो गई। अच्छा, ये भी याद रखिएगा
ब्रह्मावर्त से बड़ा, ब्रह्मावर्त से बड़ा, बड़ा है ब्रह्मर्षि देश, और ब्रह्मर्षि देश से बड़ा है मध्य देश। ठीक है, का हिमालय, यह है आपका हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र के बीच का क्षेत्र। ठीक है, और तो ब्रह्मर्षि देश से बड़ा है आपका मध्य देश। फिर आते हैं, मध्य देश से बड़ा है आपका आर्यावर्त। ठीक है, आर्यावर्त की भी लोकेशन क्या है, यही पूरा हिमालय से लेकर के विंध्य तक का पूरा क्षेत्र। ठीक है, और थोड़ा सा और जोड़ लेंगे इसमें। ठीक है, आर्यावर्त क्या है, एक तो ऊपर से अगर नीचे लेंगे तो हिमालय से विंध्य तक का क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, और साथ में प्लस पूर्वी समुद्र से लेकर के से पश्चिमी समुद्र तक पूरा भाग क्या कहलाया, आर्यावर्त। यानी लगभग पूरा भारत ही आर्यावर्त माना जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। और मध्य देश से बड़ा कौन है, आर्यावर्त। ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों को दे दिया। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। तो भारतवर्ष के बारे में इतनी जानकारियां जो मैंने दी आप लोगों को, वो मोर देन एनफ है। फिर कुछ चीजें और आती हैं जो मलेच्छ एरिया कहलाते थे, या मलेच्छ क्षेत्र कहलाते थे, या अनार्य क्षेत्र कहलाते थे। वो जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाना बेहतर होगा, क्योंकि वैदिक काल में आर्यों के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। यहाँ पर भारतवर्ष पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो जब मैं आर्य पढ़ाऊंगा तो ऐसे क्षेत्र भी पढ़ाऊंगा जो अनार्य थे, ऐसी जातियां भी पढ़ाऊंगा जो अनार्य थी या मलेच्छ थी। ठीक है, बाकी उम्मीद कर रहा हूं ये जो सारी बातें आपको बताई गई इतने अच्छे से, इतने विस्तार पूर्वक, वो सारी बातें आप लोगों को याद होंगी। हम चलते हैं थोड़ी सी अपने रिवीजन फॉर्मेट में, जिससे सारी चीजें आपको दोबारा से जुड़ती हुई दिखाई दे जाए। हमने बताया आपको झांक्य ने चाणक्य ने भारत को सिंधु नाम दिया, ये सिंधु का रूपांतरित रूप था जो चीनी भाषा में था। फिर बताया मैं आप लोगों को सप्तद्वीप वासुमती के बारे में, और इसका उल्लेख है पतंजलि के महाभाष्य में। पुराणों में भी मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया कि सप्तद्वीप था, और सप्तद्वीप में कौन कौन से द्वीप आते थे। तो ये आते थे जम्बू द्वीप, शक द्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रौंच द्वीप, शालमल द्वीप और गोमेद द्वीप या लक्षद्वीप। ठीक है, फिर मैं बताया वायु पुराण में चतुर्द्वीपा या चतुर्दिया वासुमती शब्द का उल्लेख किया गया, यानी 4 द्वीपों के बारे में बताया गया है। फिर मैं बताया सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जननी है सभी संस्कृति और सभ्यताओं की। सिंधु घाटी सभ्यता जब आर्य आए तो यहीं पर बसने लगे, और उन्होंने जब आर्य आए तो इस देश का नामकरण हो गया सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से, सप्त सैंधव के नाम से। ठीक है, जब सप्त सैंधव के नाम से हो गया तो हमारा सवाल ये उठा कि सप्त सैंधव किसे कहा जाएगा। ठीक है, तो सप्त सैंधव का मतलब ऐसा क्षेत्र जो 7 नदियों द्वारा सिंचित होता हो। तो वो 7 नदियां कौन कौन सी थी वो बताया बेटा मैं, सरस्वती थी, शतुद्री थी, विपाशा थी, पुरुषनी थी, अस्किनी थी, वितस्ता थी और सिंधु नदी थी। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर यह था पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। अब आते हैं आगे, आर्यों का निवास स्थान यही सप्त सैंधव था, और सप्त सैंधव प्रदेश में ही ऋग्वेद के वंश मंडल की रचना हुई। वंश मंडल किसे कहेंगे, दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक जो कुल 6 मंडल है उसे हम वंश मंडल कहते हैं, जिसकी रचना सप्त सैंधव में हुई थी। वंश मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि अलग अलग ऋषियों या अलग अलग वंशों के ऋषियों द्वारा इस मंडल की रचना की गई थी। यही मूल है और यही प्राचीन माना जाता है। फिर मैं आप लोगों को बताया ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप के 5 भाग बताए गए हैं। वो 5 भाग थे बेटा, मध्य देश, उत्तरापथ, प्राच्य, अपरांत या प्राच्य, और दक्षिणापथ। सॉरी, ये अलग से लिखा था दक्षिणापथ। ठीक है, तो जो मध्य देश था वो यमुना और ब्रह्मपुत्र के बीच का मैदानी क्षेत्र था। ये ऐसे बना दे रहे जिससे आपको क्लियर है ये इतनी चीजें। उत्तरापथ उत्तर पश्चिम भारत को कहते थे, प्राच्य या अपरांत पश्चिमी भारत हो गया,
प्राच्य जो हो गया पूर्वी भारत था और उसका आर्यीकरण हो चुका था। आर्यीकरण का श्रेय जाता गौतम राहुगढ़ ऋषि को, और ये पता चलता शतपथ ब्राह्मण में। दक्षिणापथ कहते हैं कौन से एरिया को, जो इसके अलावा बचा हुआ एरिया था या नर्मदा के दक्षिण वाला क्षेत्र था। ठीक है, इसका भी आर्यीकरण हो गया था और इसके आर्यीकरण का श्रेय जाता अगस्त ऋषि को। फिर हम चले गए मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में मैं आप लोगों को बताया कि मनुस्मृति में बताया गया है आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में कि उनका विस्तार था ब्रह्मावर्त में, ब्रह्मर्षि देश में, मध्य देश में और आर्यावर्त में। फिर मैं आप लोगों को इस चारों के बारे में बताया। ब्रह्मावर्त से बड़ा था ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश से बड़ा था मध्य देश और मध्य देश से बड़ा था आर्यावर्त। ब्रह्मावर्त सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच का मैदानी क्षेत्र था। ब्रह्मर्षि देश गंगा यमुना दोआब या गंगा यमुना के बीच का मैदानी भाग था। अगर क्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन इसके अंतर्गत आते थे। यही गंगा यमुना दोआबी क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश भी कहा गया है और आर्यावर्त भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब विष्णु का अवतार होगा, कल्कि अवतार, तो उसका एक कर्म क्षेत्र होगा। मध्य देश हिमालय और विंध्य के बीच का क्षेत्र है। आर्यावर्त जो है इन सबको मिला करके बन रहा है, यानी पूरा भारत लगभग आर्यावर्त कहला रहा है। हिमालय से विंध्य तक का पूरा क्षेत्र और पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र तक का पूरा क्षेत्र जो है वो आर्यावर्त है। भारतवर्ष के बारे में इतनी जानकारियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं, पूरी चीजें याद करिएगा। उम्मीद करिएगा कि ऐसे ही वीडियो मिलती रहें, और अगर उम्मीद करेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।